अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो अहम इशूज़ डिस्कस किए जाएंगे। MQM पाकिस्तान और MQM लंदन एक दफ़ा फिर आमने सामने हैं और जो बयानात लंदन से शाया हुए हैं उसके बाद MQM पाकिस्तान में काफ़ी हलचल पाई जाती है। ख़ास तौर पर यह कि अपना मैंडेट MQM पाकिस्तान को खुद साबित करना होगा। जो मैंडेट इस वक्त MQM पाकिस्तान और दीगर उनके जो मेंबरान हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं, सूबाई असम्बली में बैठे हैं, उनके पास जो मैंडेट है वो अल्ताफ हुसैन साहब का है। लिहाजा अगर MQM पाकिस्तान अपने आप को अलहदा करना चाहती है, जो कि MQM लंदन कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर चाहती है तो अपना मैंडेट खुद से साबित करना होगा नए मंशूर और नए लीडर के साथ। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो कल स्पीच की है UN जनरल असम्बली के इजलास में, उसमें कश्मीर के इशू को तो अच्छी तरह उठाया गया, लेकिन नाक़दीन का यह कहना है कि एक अहम इशू वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मामला है, उसको क्यों कर नहीं उठाया। ये तमाम चीजें आज डिस्कस होंगी। सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लंदन से MQM लंदन राबता कमेटी के सीनियर मेंबर जनाब वासिफ जलील साहब। वासिफ जलील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जो एक रेजोल्यूशन पास हुई है सिंध असम्बली में, जिसको जो यूनानिमस रेजोल्यूशन है, उसमें यकीनी तौर पर MQM पाकिस्तान भी शामिल थी, उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाने की ये रेजोल्यूशन पास की है। आपकी तरफ से इसकी मजम्मत भी की गई है। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा? देखें, अभी अल्ताफ भाई ने 22 तारीख को अपनी स्पीच के बाद बड़ी क्लैरिटी के साथ बड़ी वजाहत है, बल्कि एक मरतबा नहीं, 22 तारीख को भी और 24 तारीख की स्टेटमेंट में अल्ताफ भाई ने तमाम तर सूरत हाल रखी है और बताया कि ज़ाहिर है कि जो सूरत हाल वो गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से पर्टिकुलरली जो फेस कर रहे हैं, उसमें यकीनन वो तमाम बातों को हमें जहन में रखना चाहिए कि जिसमें तकरीबन हजारों की तादाद में कारकुनान की शहादत, मौजूदा जो 2013 का ऑपरेशन है उसमें 66 के करीब मावरा अदालत कत्ल, 125 लापता कारकुनान और तकरीबन 1600 से जायद इस वक्त जेल के अंदर असीर कारकुनान और तकरीबन लगभग 7 से 8 हजार के करीब कारकुनान के घरों पे जो है वो रेड्स की गई, जिसमें वो तमाम कारकुनान बाआसानी गिरफ्तार किए गए। जबकि मीडिया के अंदर इतना नेगेटिव मतलब तो उसमें मीडिया का मैं उसमें कसूर नहीं करता था, जो ज्यादा जो स्टेटमेंट्स इशू करने वाले लोग हैं, जिस तरह वो हैबतनाक प्रेस रिलीज के तौर पर तर्जुमान की प्रेस रिलीज माजी में देखी गई, वो सब चीजें साथ मौजूद थी। उन तमाम तर सूरत हाल जाबत अल्ताफ भाई के ऊपर उन तमाम लोगों का प्रेशर था। वो प्रेशर मुझ पर नहीं हो सकता, वो प्रेशर किसी और पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो कारकुन जो है या कोई कारकुन अगर शहीद भी हो रहा है या लापता हो रहा है तो वो कायदा एक अल्ताफ भाई के नाम पे हो रहा है। ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसके बावजूद यकीनन जो अल्ताफ भाई से गुफ्तगू हुई, उस अल्ताफ भाई ने उस पूरी गुफ्तगू पे अपनी अपॉलजी टेंडर की और न सिर्फ अपॉलजी टेंडर की और उसने ये भी कहा कि अगर किसी से इस बात के जज्बात जो है वो अगर मुतासिर है तो मैं उस पर भी जो है वो माजरत चाहता हूँ। अब यकीनन उसके बाद वो कौमी असम्बली में भी आई, सूबाई असम्बली में, तो मैं समझता हूँ ये बिला जवाज है। लेकिन वासिफ साहब, सिंगल आउट मैं उसके बाद देखें, ठीक है, वो एक इंसिडेंट 22 तारीख वाला, उससे अगले दिन उनका एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें वो यकीनी तौर पर अपोलोजाइज करते हैं जो कुछ उन्होंने कहा। हालांकि उसके असरात बहुत ज़्यादा हुए और लोग उठे वहाँ से इंस्टिगेट होके, उन्होंने चंद जगहों पर जाके हमले भी किए। लेकिन वासिफ साहब, फिर हमें अमेरिका में भी उनका एक वो वीडियो जारी हुई या लीक हुई जिसमें वो बयान दे रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, वहाँ पर भी उन्होंने ये चीज़ें दोहराई, बल्कि इससे ज़्यादा ग्रेव थी वो। फिर साउथ अफ्रीका में उन्होंने खिताब किया जगह पर, वहाँ पर भी इससे ज़्यादा चीज़ें उन्होंने है वो पाकिस्तान के हवाले से कहीं, तो वो फिर माफी की क्या हैसियत रह जाती है अगर अल्ताफ हुसैन साहब दोहराते जाएंगे एक चीज को बार बार? देखें अली, रिकॉर्ड की क्लैरिटी के लिए बिल्कुल ध्यान में रखिए कि जो कुछ भी है सब उसी दिन की सारी सूरत हाल है। वो अब आप ऑडियो, मैं मिसाल के तौर पर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, इस इंटरव्यू को 10 दिन के, अभी ये प्रोग्राम अगर नशर नहीं होगा 10 दिन के बाद नशर कर दे तो ये आपका सवाब भी इख्तियार है। वो जो भी साहब थे, साहिबा थी, जो भी था, उसने अपनी वीडियो जो है वो उसके बाद भी कर दी। ये तमाम चीजें उसी दिन की हैं, ठीक है। और अल्ताफ भाई ने इस पे जो है वो अपॉलजी टेंडर की। मैं तो सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि एक कॉमन सेंस की बुनियाद पे, वाई अल्ताफ हुसैन ओनली। अल्ताफ भाई इससे हटके भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने सारी ये बातें की हैं, मतलब इससे ज्यादा बल्कि खतरनाक बातें की हैं।
तो ये आर्टिकल 6 तो उन पे भी लागू होता है। फिर अगर करना ही है तो फिर इस पे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चलिए, वक्तों के अंदर अगर जो अगर आईन अगर सब पे हो, अगर सब पे आर्टिकल 6 जिन जिन लोगों ने ये बातें अभी या तारीख माजी में की हैं, तो फिर आप समझते हैं फिर जस्टिफाइड है, फिर अल्ताफ हुसैन साहब को भी इस पे शामिल कर लेना चाहिए? फिर नहीं, फिर देखें, फिर दलाइल होंगे ना, मतलब अल्ताफ ने क्यों कहा, मतलब फिर आप मतलब जाहिर बात है, देखें हम मीडिया पे बैठ के ना तो किसी को गिल्टी करार दे सकते हैं, जी। ये तो अदालतों का काम है, बिल्कुल करें। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अल्ताफ भाई ने तो अपनी अपॉलॉजी टेंडर कर दी, उसके बावजूद भी करना चाहते हैं ना, तो करें, मगर उसके बाद फिर दलाइल आएंगे ना, मतलब फिर लेकिन आपके सर सामने सारी यहाँ पे चीजें वासिफ साहब होंगी, देखिए, वो एक दलील तो ये है, एक दलील तो ये है बड़ी अदब के साथ, एक दलील तो जनाब ये है ना कि यूं तो फिर आप बरहम दाग बुख्ती को भी कुछ नहीं कह सकते कि वो भी कहेगा जनाब मैं तो प्रेशर में आके जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, और भी ऐसे एलिमेंट जो एंटी स्टेट काम कर रहे हैं वो ये कह सकते हैं जी, उनके पास जस्टिफिकेशन है, दलील है उनके पास कि हम इस प्रेशर के तहत ये कर रहे हैं। तो आप मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने का कोई जस्टिफिकेशन मेरा ख्याल है होती नहीं है। देखें अभी एमकेएम ने कोई एंटी स्टेट कोई काम नहीं किया, ना किसी जगह हमने जाके कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हवाले से बात, मैंने कहा ना देखें अवामिल है, उन अवामिल पे बात की जाए। अल्ताफ भाई ने वो जो सारी बातें की वो अल्ताफ भाई ने उस पर अपॉलॉजी टेंडर कर दी, ठीक है ना, और मैंने सारी वजूहात भी आपके सामने रख दी, ठीक है जी। एंड ऑफ द डे ये बात जरूर समझिएगा अली कि कायदे का अल्ताफ भाई एक इंसान है, ही इज नॉट अ रोबोट मैन कि जिनके उनके शरियानों में खून नहीं जो है वो बसता या चलता, ठीक है ना। तो आप एक इंसान को कितना प्रेशर डाल सकते हैं। जब आपको आफताब अहमद की जब तस्वीरें सोशल मीडिया पे चलना शुरू हुई तो पूरे पाकिस्तान को आश्कार हुआ कि तशद्दुद किसे कहते हैं। ये तशद्दुद आज से नहीं हो रहा, ये तशद्दुद मैंने 92 में देखा, ये मेरा 30वां साल है एमकेएम में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 92 से ये सारी सूरत हाल देखते चला रहा हूँ, उससे पहले की भी सूरत हाल देखी, फिर गवर्नर राज भी देखा मैंने, फिर और मुख्तलिफ अदवार भी देखे, 2013 के बाद की भी सूरत हाल देखी। आप एक आदमी के ऊपर मुसलसल प्रेशर डालें, मतलब आप इंसान को इंसान अगर नहीं समझेंगे तो इंसान फिर कहीं बर्स्ट आउट होता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद ने बनाया है, पाकिस्तान से मोहब्बत के ऊपर हम पे कोई उंगली उठा नहीं सकता। ये तमाम चीजें हमारे रिकॉर्ड पे, हमारे आबा अजदाद पे सब मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और बात बताएं आसिफ भाई, नहीं मुझे एक और बात बताएं सर। देखिए अभी ये एक ऐसी चीज है जो डेफिनेटली डिबेटेबल है, उसमें ये भी चीज आती है कि चले ठीक है अगर इतना प्रेशर है, और जो 23 अगस्त की जो तकरीर जिसमें फारूक सत्तार साहब ने जो बयान दिया उसमें भी यही था कि उन पर प्रेशर अगर है तो व्हाई नॉट लेट हिम रेस्ट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर वो रेस्ट कर लें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें, अपनी तबीयत पर तवज्जो दें, और बाद में जो बाकी मामलात हैं वो बाकी लोग समझ। एक बात, दूसरी बात ये अब एक वीडियो है वासे साहब जिसमें जो अल्ताफ हुसैन साहब की साल ये वीडियो जो है वो आप सब मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, और आज़ादी का नारा लगाया जा रहा है, आज़ादी मांगी जा रही है। मैं चाहूंगा नाज़रीन पहले जरा वीडियो को थोड़ी मुलाहिजा कीजिए, मैं फिर पूछूंगा वासे साहब से कि वो एग्जैक्टली आज़ादी किस चीज़ से मांग रहे हैं और आज़ादी किस चीज़ से चाहते हैं। जरा पहले ये वीडियो देखिएगा। तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, ये हक है हमारा आजादी, भाई भी बोले आजादी, बहनें भी बोले आजादी, भाई भी बोले आजादी, माजिद भी बोले आजादी, माजिद भी बोले आजादी, ये हक है हमारा आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी। जी वाहिद साहब, ये आज़ादी का नारा किस लिए है, किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? अली पहले तो मैं एक चीज की आपके पहले क्वेरी का जवाब दे दूं ताकि मैं अच्छा, क्योंकि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो ताकि सुनने वाले व्यूअर्स को क्लैरिटी हो। जिस चीज की फारूक सत्तार भाई की आपने मिसाल दी, जो कि अल्ताफ भाई रेस्ट पे चले जाएं, तो अल्ताफ भाई 24 तारीख को वो प्रेस रिलीज जारी कर दी और अल्ताफ भाई को सारे इख्तियारात जो है वो तफवीज कर दी थी कि जाओ बेटा आप चलाओ जाके, पूरी चीजें मैं तुम पे सौंपता हूँ, नंबर ठीक है ना, तो उनको चलाने दें आप, ठीक है। 24 को तुमने ये सारे इख्तियार दे दिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसके बाद जो भी आपने नारों वाली क्लिप चलाई, मुझे बता दें इसमें लफ्ज पाकिस्तान के हवाले से कहा आपने सुना कि आप गलत समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पाकिस्तान से आजादी चाहिए, मैं ये बल्कि मैं तालिब इल्माना सवाल कर रहा हूँ कि आपको किस चीज से आजादी चाहिए, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। यस आ रहा हूँ ठीक आ रहा हूँ। ये नारा पर्टिकुलरली कराची के अंदर तमाम उन तालीमी इदारों के अंदर और खासतौर पर जो तलबा तंजीमें, चाहे वो NSF हो, जमात इस्लामी हो, कि जो इस्लामी जमे तलबा है, जो लेफ्टिस्ट पार्टी पर्टिकुलरली जो रही हैं, उनमें ये नारे लगते हैं। और किस बुनियाद पे होते हैं कि उन तमाम जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, जो इस्तेहसाल हो रहा होता है, जो लोगों के साथ जो एट्रॉसिटीज हो रही होती हैं, उन तमाम चीजों पे ये आजादी का नारा बड़ा कॉमन है पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर के अंदर। ठीक है, यानी आपको पाकिस्तान से आजादी नहीं चाहिए, आप ये क्लियर कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान से आजादी नहीं चाहिए। मैं तो अपने क्वेश्चन में आपके सामने खुद रखा हूँ ना कि इसमें कहीं लफ्ज पाकिस्तान अगर आप नजर आए तो आप मुझे एप्रीहेंड करें। ठीक है, अगली बात पर आते हैं। वासे साहब, आप फारूक सत्तार साहब डट गए हैं,
एमक्यूएम पाकिस्तान का चैप्टर जो है वो डट गया है। अब आपकी अगली हिकमत अमली है कि फिलहाल तो माइनस अल्ताफ हुसैन है, आप इस हकीकत को समझें। और मुल्क के अंदर इस चीज को, चाहे सिंध हो, कराची हो, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान, जो स्टेटमेंट उनका था उसके बाद जो उन्होंने माफी मांगी उसको मेरा ख्याल है वेटेज नहीं मिल रहा है इतना जो उससे पहले उन्होंने कहा है। उस पर लोग सीखपा भी है, अफसोसनाक बात भी है और गमो गुस्सा भी है। देखिए, नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। आपने गुफ्तगू सुनी वासे जलील की जो कि एमक्यूएम लंदन से हमारे साथ मौजूद थे और एक ही बात को दोहराया जा रहा था, बार बार एक ही जस्टिफिकेशन पेश की जा रही है पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने की। हालांकि ये ना सिर्फ मैं मानता हूं बल्कि हर पाकिस्तानी मानता है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, चाहे आप अपनी किसी भी ज्यादती का जिक्र करें। अव्वल तो ज्यादतियां वो है नहीं जिनको बार बार दोहराया जाता है। नाज़रीन, यह भी कहा गया कि मुत्तहिदा के बानी के खिलाफ करारदाद पेश करना शर्मनाक है। ये एक दिन पहले की बात है। तमाम गुफ्तगू आपने सुनी और कहा गया कि जनाब के मेंटल प्रेशर था। उसके बाद माफीनामा भी जारी किया गया। उस माफीनामा जारी करने के बाद दोबारा ऐसी स्टेटमेंट्स आई, इन पर हम आज बात करेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आगाज में कहा था, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, तनकीद ये की जा रही है कि वह स्पीच अधूरी थी, वो तकरीर अधूरी थी। सिर्फ कश्मीर नहीं, बलूचिस्तान भी डिस्कस होना चाहिए था, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी भी डिस्कस होनी चाहिए थी, कुलभूषण यादव भी डिस्कस होना चाहिए था। अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं, हमें ज्वाइन किया है जनाब सलीम ज़िया साहब ने। आप सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सलीम ज़िया साहब, आपने वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किया है वसीम आफ्ताब साहब ने, पाक सरजमीन पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका भी बहुत शुक्रिया वसीम साहब। और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, बल्कि हमारे साथ ऑडियो बीपर पे इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी देर में वीडियो लिंक से भी हमारे साथ वो मौजूद होंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले, जो कि एमक्यूएम का जिक्र हो रहा है, तो एयर मार्शल साहब, ये तमाम चीज़ें जो कही जाती हैं और पाकिस्तान की जहां बात आती है, इसमें कोई शक नहीं, कोई भी पार्टी हो और कोई भी इदारा हो, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता पाकिस्तान की सालमियत पे। हमें हमारे बॉर्डर पार खतरा तो है ही, लेकिन जो बॉर्डर के अंदर खतरा था उसमें अगर सियासी जमात का एक सरबरा ऐसी बात करेगा और उसको डिफेंड करने के लिए जब लोग सामने आएंगे, तो आप क्या समझते हैं, आर्टिकल 6 के तहत क्या वाकई मुकदमा कायम होना चाहिए, जो रेजोल्यूशन भी पास हुई सिंध असेंबली में? शायद लतीफ साहब तक आवाज जा रही है मेरी? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। सलीम ज़िया साहब, मैं सर आपकी तरफ आता हूं। गवर्नमेंट भी आपकी है, इदारे भी आपके कंट्रोल में हैं, आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल जो आपने पहले बात फरमाई उस पर ज़रा सी अगर आप इजाज़त दें तो बात कर लें जी। मैं समझता हूं कि किसी भी शख्स को, किसी भी पार्टी को, किसी भी ग्रुप को जो पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में सियासत करता है, पाकिस्तान में कारोबार करता है, उसको किसी तरह भी कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना पहुंची हो, उसको किसी तरह भी हक नहीं पहुंचता कि खुदा न खास्ता वो इस तरह का नारा लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद का। और जो भी ऐसा नारा लगाता है, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान का गद्दार है, पाकिस्तान का नमक हराम है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको जो इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है और जो मुकाम दिया वह है वो पाकिस्तान की सरजमीन ने दिया है। और जो भी उसको डिफेंड करता है जी, जो भी उसके रवादार हैं, मैं समझता हूँ वो भी उतने ही जुर्मदार हैं जितना कि जो ऐसा नारा लगाने वाला है। ये कह देना कि जनाब वो सब वो एक ख़ास कैफियत में थे, ये इस कैफियत में हैदर साहब पिछले 25 साल से हैं। मैं कराची में रहता हूँ, कराची में सियासत की है, कराची में मैं पला बढ़ा हूँ और मुझे याद है कि इनके आने से पहले, बानी एमक्यूएम के आने से पहले, जब जिन्होंने ये अपनी पार्टी बनाई थी जी, उससे पहले वहाँ ना दहशतगर्दी थी, ना वहाँ लसानी फसादात थे, लेकिन ना आप दूसरे ठीक के कह रहे हैं झगड़े सलीम थे। ज़िया साहब, लेकिन अफसोस इसी बात का है, ये जिस कैफियत में थे और आप फरमा रहे हैं कि ये इस कैफियत में पिछले 25-30 साल से हैं, इसी कैफियत में होते हुए ये मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा बने, जिसमें आपकी हुकूमत भी शामिल। हमारी हुकूमत में ये सिर्फ 1.5 साल के लिए थे और वो भी हमने इनको इसलिए लिया था कि हम चाहते थे कि ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाएं। एक कुएं के मेंढक के बनने के बजाय मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए।
लेकिन वो तजर्बा नाकाम रहा जब लियाकत जतोई साहब की गवर्नमेंट थी सिंध के अंदर। उसके बाद बाकी जितनी गवर्नमेंट्स आईं, ख्वाह वो जनरल मुशर्रफ के वक्त की हों, ख्वाह वो अरबाब रहीम साहब के वक्त की हों, पीपल्स पार्टी के वक्त की हों, ये सारा वक्त उनके साथ रहे और वो ये एक दूसरे को मदद करते रहे, एक दूसरे की मावरत करते रहे। अच्छा, मैं चाहूंगा हमारे दीगर गेस्ट तो मैं समझता हूँ कि हमारे शाह लतीफ साहब, अब चूंकि मैं नाज़रीन को ये बताता चलूं कि हम बारहा कोशिश कर रहे हैं, हमारे से कमिटमेंट की हुई थी कि एमक्यूएम का कोई रिप्रेजेंटेटिव इस प्लेटफॉर्म पर आएगा और ये तमाम इशू पर बात की जाएगी, लेकिन मैं ये बात ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हम मुसलसल फ़ोन कर रहे हैं, ना हमारे फ़ोन का जवाब दिया जा रहा है, ना कोई रिस्पांस मिल रहा है कि जनाब अगर लंदन से ये बयान आया है और आपने इतना बड़ा कदम उठाने की अगर बात ठानी है तो कम से कम इसको आके इस पर बात तो करें। अगर डिस्कशन एक फोरम अवेलेबल है और एक नहीं कई अवेलेबल है, उस पर बात की जाए। खैर, शाह लतीफ साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन के दरमियान जो ठन गई है, अब क्या आप, चूंकि कई ऐसे मौकों पे मैंने सुना कि इस पे कन्विंस नहीं थे कि वाकई ही एमक्यूएम पाकिस्तान ने दूरी इख्तियार कर ली है लंदन से, आप कन्विंस्ड हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान अब दूर है एमक्यूएम लंदन से? शाह लतीफ साहब तक आवाज नहीं जा रही मेरे ख्याल, कॉल ड्रॉप होगी जी हमारी। ठीक है, वसीम आफ्ताब साहब, सर आपके साथ यही सवाल मैं करना चाहूंगा, अब इतने ऑड्स आ चुके हैं, दोनों जगह आपस में एक दूसरे के सामने सामने हैं, तो अब आप कन्विंस हैं कि पहले तो आप इसको बिल्कुल शोबदाबाजी और ड्रामाबाजी कह रहे थे? देखिए हैदर भाई, हम तो 3 मार्च से सारी बातें कह चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ हमारी जो कही हुई बात है वो तो सही साबित होती चली जा रही है। मैं आपकी, बहरहाल आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे एक अर्ज़ करूं कि क्या हिंदुस्तान या इंडिया में इस तरह का कोई आदमी, कोई इस तरह की सियासी जमात अगर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ज़रा सी भी कोई बात कर दे और वो पाकिस्तान की हमदर्दी में एक लफ्ज़ बोल दे, क्या उसका नेशनल मीडिया उसको ये मौके फराहम करता या तो उसकी रियासत हिंदुस्तान उसको ये सारी फैसिलिटी फराहम करती? हमने तो नहीं किया ना नहीं, मैं थोड़ा सा एक दूसरी बात देखें, अभी 2 अफराद इसी सर बिल 2 अफराद अभी ये जिस आप आज़ादी ये जो क्लिप चल रही है इसके अंदर 2 अफराद वहां पर हैं जो भी पाकिस्तान आए हैं और फारूक सत्तार साहब के साथ बैठे हुए हैं, वो आकर अभी 2 दिन पहले ही आए हैं वो इंग्लैंड से। तो जब ये सारी सूरत हाल हो रही हो, सूबाई असम्बलियाँ कह रही हो कि आर्टिकल 6 लगाया जाए और हुकूमत पाकिस्तान ये अभी तक तय नहीं कर पा रही हो कि आर्टिकल 6 लगेगा कैसे, क्या इक़दाम होंगे, तो लोग तो परेशान होंगे ना भाई। 22 अगस्त को वो सीन फ्रीज हो चुका है, वो जब क्राइम कमिट अल्ताफ हुसैन ने किया है, ये सब लोग वहाँ बैठे थे। उस वक़्त अगर ये कहते, उस वक़्त ये एहतजाज करते कि आप ये गलत नारा लगा रहे हैं, तब तो एक बात थी भाई, आप उस वक़्त खामोशी से वहाँ पे हाँ मिला रहे थे, आप गर्दनें हिला रहे थे, जी भाई कर रहे थे। जब आपको रात को 12 बजे रेंजर्स उठा के ले गए, दूसरे दिन आप पाकिस्तान का जिंदाबाद के नारा लगाने लग गए। तो अगर इस तरह की सूरत हाल होगी और हम इस तरह से भूंडे मजाक करेंगे कि एक आदमी एक दिन पहले 17 सितंबर को 2 अफराद अभी इंग्लैंड से आए हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर आके वो फारूक सत्तार के साथ बैठ जाते हैं और हम कहेंगे भाई ये आप समझते हैं अभी भी होक्स है, ये अभी भी आप अगर 92 की हिस्ट्री उठा के देख रहे हैं सब कुछ। सर हम तो अपनी कन्विक्शन के साथ बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ धोखा हो रहा है। पाकिस्तान अगर रियासत धोखे में रहना चाहती है तो ये पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ ज्यादती होगी। ठीक आप 92 की हिस्ट्री उठा के देख लिए, सब अगर कुछ इसी तरह तो शाह लतीफ साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है तो मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं सलीम ज़ियाद साहब से यही बात करता हूं जो बात अभी वसीम आफ्ताब साहब ने की है। आर्टिकल 6 अगर आप समझते हैं लगना चाहिए, अगर आप समझते हैं कि गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है अल्ताफ हुसैन और सब कुछ हुआ है, तो जनाब मुशर्रफ साहब पर तो आप वहां पे उस दौरान मुद्दई थे, आपने गद्दारी का रेफरेंस चलाया, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं रेफरेंस फाइल करते सलीम ज़ियाद साहब? देखिए बात यह है कि जनाब इस वक्त तो एक मामला चल रहा है और जो करारदाद वहाँ पर पास की गई है यकीनी तौर पर हम उसकी मुकम्मल तौर पर हमायत करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये करारदाद बहुत पहले आनी चाहिए थी, लेकिन देर से आई है। एक दुरुस्त इक़दाम है और इससे उन्होंने पूरी सिंध असम्बली में जिसमें MQM के लोग भी शामिल हैं, उन्होंने इस बात की तायद की है और इस बात को सराहा है और इस बात को रिजेक्ट किया है। अल्ताफ हुसैन के जितने भी मामलात थे उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है।
कंडेम किया है, उसको गद्दार करार दिया है और कहा है कि उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत यकीनी तौर पर इसका नोटिस लेगी और मैं इसकी हिमायत करता हूँ कि यकीनी तौर पर उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत सर कोई मूव होनी चाहिए ना सर, कोई ऐसा वाज़ेह एक्शन होना चाहिए। नजर आए कि जनाब एजेंसियों को मुतहर्रिक किया आपने, अदालत से रुजू किया आपने, कुछ ऐसा तो करे ना जनाब। देखें, ये चीज़ें बिल्कुल ज़ाहिर है कि एकदम नहीं होती हैं। ये एक वाक़या हो गया है जिसकी मुकम्मल तौर पर तमाम सियासी पार्टीज़ ने तायद कर दी है। यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और जो इसके मुतल्लिका लोग हैं वो इसका जायज़ा ले रहे होंगे और यकीनी तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा वसीम साहब, ये बताइएगा कि जान तक को खतरा है। फारूक सत्तार साहब कहते हैं धमकियां मिल रही हैं हमें, इनकी जान तक को खतरा है, इनके दफातर गिराए गए, ये सब कुछ हुआ है। एमक्यूएम अपनी बकौल उनके वो अपनी मिलिटेंसी की जो पॉलिसी थी, जो जिसमें मिलिटेंट विंग भी था, ये तमाम चीज़ें थी, उसको वो छोड़ चुके हैं। सेक्टर के बगैर कैसे चल सकती है एमक्यूएम? सेक्टर इंचार्ज के बगैर, सेक्टर यूनिट के बगैर, जो कि डेफिनेटली एमक्यूएम पाकिस्तान के कंट्रोल में तो है नहीं। देखें, मैं अपनी इस बात से पहले मैं एक थोड़ी सी बात और करूँगा। सलीम जिया भाई हमारे कराची शहर के एक ज़बरदस्त होनहार बेटे हैं और इनकी बड़ी खदमात हैं। लेकिन देखें, नेशनल असम्बली की और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस ने कहा है कि इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और नेशनल असम्बली से जो करारदाद पास हो रही है उसके अंदर इस तरह की कोई बात ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर आप 22 अगस्त के सीन को जो 22 अगस्त का सीन अगर आप दोबारा से रिपीट करें, ये सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। 22 अगस्त को अगर हम इस पूरे सिनेरियो से निकाल देंगे तो फिर हम बहुत फिर दोबारा से भटक जाएंगे। 22 अगस्त को सामने देखिए, उसके बाद ये जो अमेरिका में खिताब कर रहे हैं, माफीनामा आ रहा है वासिया जलील की, ये सब एक सिर्फ क्या 22 अगस्त को एक नारा, जिस सलीम साहब कह रहे हैं कि 25 साल से एक आदमी कर रहा है, तो 22 मीन के सिर्फ 22 अगस्त को वो चीज़ नहीं हुई है। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ 22 अगस्त को नहीं, इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं। इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी अगर हम दोबारा से उसी ट्रैप में शामिल होने जा रहे हैं, दोबारा से उसी धोखे में से शामिल होने जा रहे हैं, तो इस मुल्क के साथ धोखा हो रहा है। देखिए, मुझे एक बात बताइए ना सर, कमजोर आदमी है। वसीम साहब मुझे एक बात बताइए, ये अगर धोखा भी है, एमक्यूएम पाकिस्तान मिली भी हुई है अगर अल्ताफ हुसैन से, और ये धोखा दे रहे हैं, किस तरह ये 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि जनाब एक शख्स ने 2016 22 अगस्त को जो बात की थी, जो हर्जा सराई की थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसको भूल जाए। अगर ये खुद को पे नकाब चढ़ाए हुए हैं तो नकाब उतारने का कभी मौका तो नहीं मिलेगा इनको। सर अफसोस, हमारे मुल्क में हमारी कौम का हाफजा बड़ा कमज़ोर है। ये फारूक सत्तार साहब अजीम अहमद तारिक के साथ भी थे उस वक़्त, जब अजीम अहमद तारिक ने एमक्यूएम से अल्ताफ हुसैन ताल्लुकी इख्तियार की थी, उस वक़्त भी उनके साथ थे। अभी भी देखें ना, जो सूरत हाल इस वक्त हो गई है, अभी भी वहाँ से ये हो रहा है ना कि माफ़ी मांग ली है, गलती हो गई है और आइन में हमने तरमीम कर दी। ये 2-3-4 बातें चल रही है कि हमने आइन में तरमीम कर दी है, अब अल्ताफ हुसैन का कोई वास्ता नहीं रहा। भाई, ये आइन में तरमीम नेशनल असम्बली में जाके हुई है कि उसके लिए पूरा 2/3 मेजॉरिटी चाहिए? नहीं भाई, एक पेज पे आदमी ने लिखा। कल 2018 में जब ये सारी सूरत हाल नॉर्मल होगी, ये कहेंगे नहीं भाई वो गलती हो गई थी, हमसे माफ कर दिए, या दोबारा हमारे कायद बन गए, हम क्या इसको रोक लेंगे? नहीं होगा। ये एमक्यूएम की हिस्ट्री रही है। शाहिद लतीफ साहब, एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब आज मैंडेट मौजूद हैं। फारूक सत्तार साहब को सियासत, ठीक है, वो कुछ थोड़ी ताखीर से वो शामिल हो पाए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। शाहिद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। काफ़ी चीज़ें हैं। वासिया जलील से थोड़ी देर पहले जब हमारे आगाज़ में गुफ्तगू हुई, एक चीज़ जो मेरी समझ में नहीं आती है, किसी पाकिस्तानी की समझ में नहीं आती, आप 22 अगस्त की स्पीच को जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? पर लंदन में बैठे हुए ये लोग हर तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब मेंटल प्रॉब्लम था। खैर, ये पुरानी बहस। नई बहस ये है, क्या अब आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान एमक्यूएम लंदन से बिल्कुल अलहदा हो चुकी है? ये जो कल एक रेजोल्यूशन पास हुई है सिंध असम्बली में, इसके बाद देखें, ये इनको साबित करना होगा ना। शुरू में भी जब ये सारी बातचीत हुई तो इस पर बहुत तनकीद की गई कि उनकी जो एक उन्होंने बना रखी है अपनी
तंजीम बना रखी है, उससे अलहदा होना एक और बात है। इनके जो तंजीम के रूल्स रेगुलेशंस होंगे, क्या ये उसी के मुताबिक काम करेंगे जो MQM की है, या ये अपनी जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करेंगे? उसके ऊपर कोई खुलकर सामने बात नहीं आई। अब ये जो एक नया सिलसिला चल पड़ा है कि पाकिस्तान में जो तंजीम जिसने ख़ुद को MQM की जो ओरिजिनल तंजीम है उससे अलहदगी का ऐलान जो कर दिया, फ़ारूक सत्तार हैं जो इसके ख़ुद आज वो इसको लीड कर रहे हैं, उसके बाद ये इनको साबित करना होगा कि जी आज इनके क्या उनसे ताल्लुकात हैं, क्या इनके उनके साथ रवाबत हैं, क्या ये वाकई अपने मामलात जो हैं उनको इंडिपेंडेंट तरीके से चलाने का इन्होंने तहैया किया है, जो कि अभी तक खुलकर वाज़े तौर पर सामने नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये सारे मामलात उस लेवल पर नहीं आ जाते, ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक जो तहरीक जो ख़ुद को कहती है कि जी अब ये MQM पाकिस्तान है, और जो MQM लंदन के नाम से अभी भी पैरेलल में मामले चल रहे हैं, ये इन दोनों में अगर तो रवाबत हैं तो फिर तो बिल्कुल अलहदगी वाली बात है नहीं सर। यहाँ पे और अगर ये रवाबत नहीं है तो फिर ये इंडिपेंडेंटली अपने जो फैसले हैं, मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद इस पर बात हो। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अलहदगी का सबूत देना होगा, अब एक हल्का और इसमें MQM लंदन भी शामिल है जो कह रही है कि अगर आपको अलहदा हो तो फिर सही तरह से अलहदा हो। उसका एक ख्याल है जिसकी मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन हो कि जनाब इस वक्त आपके पास जो मैंडेट है वो अल्ताफ हुसैन का मैंडेट है। अल्ताफ हुसैन की मुल्क दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है, MQM लंदन की मुल्क दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन अगर MQM पाकिस्तान को अलहदगी और अपना मैंडेट साबित करना है तो जनाब इस्तीफे दीजिए, दोबारा से इलेक्शन में शामिल हो और अपना मैंडेट प्रूव करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। इसके बाद हाज़िर नाज़रीन, जिक्र हो रहा था कि MQM पाकिस्तान को लंदन से दूरी इख्तियार करने के लिए और इसको साबित करने के लिए अब ये कहा जा रहा है कि उनको इस्तीफे देना होगा। खैर, मैं यहाँ पर इस टॉपिक को रोकूंगा नाज़रीन, क्योंकि जहाँ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत अहम बात है और अहम मौजू है। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्पीच है UNGA में, उन्होंने स्पीच के दौरान कश्मीर का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात की। उन्होंने जिक्र किया कि भारत किस तरह से खुरेजी कर रहा है कश्मीर में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नकादों का ये कहना है, और स्पीच सुन के ऐसा लगता भी है कि या तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बलूचिस्तान का जिक्र करना एक्सप्लिसिटली मुनासिब नहीं समझा, या फिर बात ये भूल गए। भूल जाने वाली बात तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतने बड़ी सतह पर ऐसा हो नहीं सकता। और फिर क्यों जिक्र नहीं किया कुलभूषण यादव का, क्यों जिक्र नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली रॉ की दहशतगर्दी का, इस पर हम बात करेंगे। सलीम ज़िया साहब, ये तनकीद है आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे भी हैं, लेकिन चूंकि आप हिस्सा हैं उस पार्टी का, तो जनाब क्या पहले से ऐसी सजेशन नहीं दी गई, या ऐसा कुछ उनके वहमो गुमान में नहीं था कि अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो बलूचिस्तान का, कुलभूषण यादव का, रॉ के टेररिज्म का जिक्र नहीं करेंगे? हैदर अली साहब, बात यह है कि वहाँ पर जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पे वो गए थे, वहाँ पर वो आपको पता है कि बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। 25 मिनट की तकरीर थी, 25 मिनट उनको अलॉट किए गए थे। ये कोई अवामी जलसे की तकरीर नहीं थी जहाँ पर और लंबी लंबी तकरीरें 2-2 घंटे 3-3 घंटे की जाएं। उनका फोकस था जो इस वक्त मैं समझता हूं कि देखें, अभी मुझे बात करने दें जी कि उनके पास जो मेन जो इशू उन्होंने इस वक्त डिस्कस करना था वो था कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर में इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर है को 75 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है। वहाँ पर आपको पता है कि हजारों लोग, सैकड़ों लोग शहीद किए जा चुके हैं। टाइम की कमी की वजह से उन्होंने समझा कि किए जा चुके हैं। कुलभूषण यादव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम की कमी की वजह से उन्होंने ऐसा समझा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ सर। मैं देखें, उन्होंने जिक्र जरूर किया है, उन्होंने नाम नहीं लिया। यादव इज टू स्मॉल फ्राई कि प्राइम मिनिस्टर UN की असेंबली में जाकर उसका नाम ले। उन्होंने नाम ले दिया है। उन्होंने बताया कि वहां से सारी शरारत हो रही है। उन्होंने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया है, अफगानिस्तान का भी जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि देखें, जरूरत इस बात की है कि जब वो वहां गए थे तो उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं। मैं समझता हूं कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो वानी शहीद का नाम लिया,
जी। और वानी शहीद का नाम लिया ठीक और है बताया सर, कि वो आपका इस पॉइंट आ वक्त गया। वहां के हीरो शाहिद हैं। लतीफ साहब, सलीम ज़िया साहब जो अभी फरमा रहे थे, उन्होंने कहा कि एक तो ठीक है, वो कह रहे हैं टाइम की कमी की वजह भी हो सकती है, बाकी उन्होंने कहा कि उन्होंने चीदा तमाम बातों को छेड़ा, और यादव एक्सप्लिसिटली इज टू स्मॉल टू बी डिस्कस्ड। वी फाउंड, हमने एक सर्विस बंदा जो है उसको हमने पकड़ा। तो मैं चाहूंगा ब्रेक लेंगे, यहाँ पे ब्रेक के बाद इस पर बात करूंगा जी। ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन। एयर मार्शल साहब, सलीम ज़िया साहब जो फरमा रहे थे, मैं ये नहीं कहता कि वो उनका अपना व्यू है, वो रिफ्लेक्ट बेशक ना कर रहे हो प्राइम मिनिस्टर साहब की थॉट्स को जो उस वक्त वो UNGA में बात कर रहे थे, लेकिन टाइम की कमी या फिर ये समझना कि यादव एक बहुत स्मॉल इशू है, रॉ की इंकर्जन एक बहुत स्मॉल इशू है और उसको डिस्कस ना करना, आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सेटिस्फैक्टरी थी UN में? देखें, मेरा ख्याल है कि पूरे मुल्क में एक रेफरेंडम करवा लें और प्राइम मिनिस्टर साहब या दूसरे जो हुकूमत के अरकान हैं वो अगर ख़ुद को अवाम के नुमाइंदे समझते हैं तो फिर उस रेफरेंडम से आपको पता चल जाएगा कि लोगों के जज्बात क्या हैं। क्या हम खुद नहीं कह रहे पिछले 10 साल से कि पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी जो है वो नंबर 1 ख़तरा है? क्या हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की वजह से हालत जंग में है? यानी एक तरफ ऐसा मामला जिसके खिलाफ हम 10 साल से जंग लड़ रहे हों, नंबर 1 खतरा उसको पिछली हुकूमत ने भी और इस हुकूमत ने भी माना, जिसने हमारी इकोनॉमी को तबाह कर दिया, जिसके तहत हमको 60,000 लोग जो हैं उससे भी बल्कि ज़्यादा जो हैं वो शहीद हुए, और जिसके तहत पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर दिया गया। और ये काम किसने किया? यहाँ दहशतगर्दी में सबसे बड़ा हाथ किसका है? हिंदुस्तान का है, रॉ का है। दुनिया में बदनाम करना यानी दहशतगर्दी उन्होंने खुद करवाई और दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान को करार दिया जा रहा है। तो इस चीज की सफाई पेश करना ये किसका काम है? वजीर आजम ही गए हैं ना जनरल असेंबली में, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की, क्या वजह होगी? तो जो 20 करोड़ अवाम हैं उनकी नुमाइंदगी वजीर आजम साहब नहीं करनी थी ना। तो या तो हम ये कहें कि जी हमें अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना, जो बैनुल अक़वामी बरादरी है, जो हिंदुस्तान कह रहा है वो माने, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। फिर आप मान लें कि हाँ जी अगर लोग हमें दहशतगर्द कहते हैं तो फिर ठीक कहते हैं, मगर हम एक तरफ सबूत लेकर बैठे हैं। हिंदुस्तान हमारे सामने जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान में अरसा दराज से, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे लिए उसने जो है कांटे जो है वो बो रखे हैं, मगर हम वो नाम लेने से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं सर? यही तो सवाल है। अपनी सफाई कौन देगा? एयर मार्शल साहब, यही तो सवाल है, और ये सवाल मैं दोबारा लेके जाता हूं सलीम ज़िया साहब के पास, और यहां पर एक और आम बात भी करता हूं। ये मीडिया पर तस्वीरें भी आई हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी आई हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली उनके साथ है, उनकी ग्रैंड डॉटर, उनकी नवासी जो है वो भी बैठी हुई है एक सेशन के दौरान। तो यहां से आप देख भी सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, तो यहां से सलीम ज़िया साहब, इतना बड़ा सिफारती मिशन है, आप जाके पूरी दुनिया को बताने जा रहे हैं जो आपके साथ हो रहा है, तो ये संजीदगी का मुजाहरा इस तरह किया जाता है सर? देखें जी, पहले तो जब बात है कि बड़े इसके एंटोराज की बात है, वो आप खुद जानते हैं कि वो एक US एयरफोर्स 1 के जहाज़ पर गए हैं और एयर मार्शल साहब सामने बैठे हैं। इनको पता है कि उसमें कितनी सीटें होती हैं और कितने लोग बैठ सकते हैं। वो एक लिमिटेड एयरक्राफ्ट है, लिमिटेड सीटें होती हैं उसमें, और अगर उनकी नवासी साथ गई है, क्योंकि आपको पता है कि बेगम कुलसूम नवाज साहब की तबीयत मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, शी नीड्स एन असिस्टेंस, तो वो इसलिए वो उनकी नवासी उनके साथ गई है। कोई मसला नहीं था, वो सेशन में बैठी हुई थी सर। जी जी, उनकी ग्रैंड डॉटर, उनकी नवासी सेशन में बैठी हुई है। ये जगह 5 लोगों की जगह रिजर्व होती है जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं। सेशन में प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उनकी बेगम बैठी है, पीछे नवासी बैठी है, तो वो जगह जो डिप्लोमेट्स ने ऑक्यूपाई करनी थी वो फैमिली ने ऑक्यूपाई की हुई है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि आई एम डिफर विथ यू। आई थिंक कि ये जो जिस फोरम पे वो गए हुए हैं वहाँ पर हम अगर और कोई चीज़ें डिस्कस कर लें तो वो बेहतर होगा। मैं समझता हूँ कि वो गई नहीं है, मैं समझता हूँ अगर बैठी हैं तो उसके बजाय हम और भी चीज़ें हम डिस्कस कर लें। लेकिन सर देखिए, यहाँ तो संजीदगी का अंदाजा होता है। वसीम साहब,
वसीम साहब पास वक्त बहुत कम है। ये कोई ये पैमाना नहीं है जी, ये कोई पैमाना नहीं है कि संजीदगी है या संजीदगी है। देखिए उन्होंने पूरा वानी का पूरा पूरी छोड़े सर, इसका जवाब तबाही में जो बहुत सारे एलिमेंट हैं ना, चला जाऊं, आप मुझसे बात ही नहीं करने दे रहे। सबसे बड़ा एलिमेंट चीज जो सोच है ली है, वो इस उसी मुल्क की पीछे लगे सिविल हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी है। प्लीज चले आप जवाब दे। वसीम साहब एक मिनट रुक जाए, सलीम ज़िया साहब मुकम्मल जवाब दे रहे हैं इसका। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखिए उन्होंने जहां तक उन्होंने दो चीजों पे फोकस किया हुआ था, क्योंकि उसके बाद लिमिटेड टाइम था। कश्मीर पर जितनी बात उन्होंने कल की है, मैं समझता हूं किसी भी लीडर ने आज तक नहीं की, जितने तहम्मुल के साथ, सुकून के साथ और कंपोज तरीके से की है। चीखना चिल्लाना नहीं किया है। बिल्कुल ठीक है सर, दूसरी बात टेररिज्म की बात है, उन्होंने मुकम्मल तौर पर टेररिज्म पर बात की है, भारत के लिए बात की है। उन्होंने कहा कि हम डोजियर भी दे रहे हैं, उसके साथ सबूत भी दे रहे हैं, वो भी उन्होंने बात रखी है वहां पर। सर देखिए बात सुने, हाँ मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की तबाही में जहां बहुत सारे फैक्टर हैं, उस मुल्क की सिविल ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा दखल है। जिस फॉरेन ऑफिस को यही अंदाजा ना हो कि 25 मिनट में इस मुल्क का, इस कौम का मुकदमा जिस आदमी को लड़ना है, वो 25 मिनट की तकरीर अगर नहीं लिखकर दे सकती है, तो यार ये फॉरेन ऑफिस किस काम के लिए? जो सेक्रेटरी खारजा बैठा है वहां पे तस्वीर खींच रहा है, ये ऐसे लोग हैं, ये सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने वाले लोग हैं यार। आपको देखिए कि हमारे कश्मीर का मुकदमा ठीक है आपने लड़ा, हमारे मुल्क के अंदर हमारे सूबे की ऐसी तैसी कर दी है उसने। आप लोगों ने तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया है यार। आप लोगों की पार्टी ने जिस दिन से पाकिस्तान ये बनी है, उस दिन से पाकिस्तान तबाह हो गया है। कराची तबाह हो गया है। आप लोग 27 साल इख्तियार में रहे, कराची के लोगों को दो चीजें नहीं दे सके, ना पानी दे सके, ना अमन दे सके। आप कलभूषण बात कर रहे हैं, नहीं बात गलत है ना, तो दे नहीं सकते हैं यार। आप इतनी यार आपको इतना बुरा लग रहा है सलीम भाई, आपको इतना बुरा लग रहा है, आप नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे कतई बुरा नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूँ आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। नहीं तो आपने जो पाकिस्तान को तबाह किया है, कराची को तबाह किया, सिंध को तबाह किया है भाई, मैं आप महाजनों को तमाम कौमियतों से लड़ा है, उससे अलग पठानों से लड़ा है, इतनी पंजाबियों से लड़ा है, महाजनों को तुमने खुद मारा है। यार भाई मसला ये कि आप सेनेटर बन गए भाई, थोड़ा सा तहम्मुल तो लें यार, किसी की बात तो सुन लें आप तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप मतलब की बात करें ना, बाद में बहस होगी और ये अपने आप प्रोग्राम डिमांड करती है चीज। और शाहिद लतीफ साहब आपका सर बहुत शुक्रिया, सलीम ज़िया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, वसीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है और जाते जाते जो वसीम आफ्ताब साहब ने बात की है, कुछ हद तक वो बात इस तरह अपील करती है कि गो के वक्त कम था, 25 मिनट या 20 मिनट, उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारी उस टीम को, जो बड़ी एक्सपर्ट्स की टीम है जो वहां पर गई हुई थी, उनको चाहिए यह था कि समराइज करते वो तमाम इश्यूज जो उस फोरम पर एड्रेस होने चाहिए थे। टाइम बार का एक्सक्यूज देना मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। इसके साथ ही इजाजत, अल्लाह ने के बाद।